नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। पशुओं की लंगड़ी बुखार की रहती है गंभीर समस्या, करें समय पर निदान। लौकी की फसल में जरूरी कार्य करें, अधिक उपज पाएं। किसान भाई खेती के साथ साथ पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन इन पशुओं में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता रहता है। इन्हीं रोगों में आज हम बात कर रहे हैं लंगड़ी बुखार के बारे में। यदि समय पर पशु का इलाज नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है इस रोग के कारण, लक्षण और उपचार, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। डेयरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। लेकिन अक्सर पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन न करने के कारण यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पशुओं में लगने वाले रोग। और इन्हीं रोगों में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर रोग की, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में लंगड़ी, सुजका, जहरवाद आदि नामों से जाना जाता है। पशुपालक भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गायों में अधिक पाया जाता है और इससे अच्छे व स्वस्थ पशु ही ज्यादातर प्रभावित होते हैं। यह एक जीवाणु जनित छूतदार संक्रामक रोग है जो कि बरसात में अधिक फैलता है। स्वस्थ पशुओं में यह बीमारी रोगी पशु के चारे, दाने या पशु के घाव द्वारा फैलती है। इस बीमारी से ग्रसित पशु में अचानक तेज बुखार आना, खाना पीना एवं जुगाली बंद कर देना, शरीर के विभिन्न अंगों में अकड़न, आंखों का लाल होना, पुट्ठे पर गर्म सूजन जो बाद में ठंडी हो जाती है और सूजन को दबाने पर गैस भरी होने से चट चट की आवाज होती है और पशु का पहले लंगड़ाना एवं बाद में चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ हो जाना आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं, जिसे देखकर पशुपालक रोगी पशु की पहचान कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए आप प्रतिवर्ष पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए मॉनसून से पहले टीका अवश्य लगवाएं। यह टीका 3 वर्ष की आयु तक ही लगाया जा सकता है। रोगी पशु को नदी, तालाब, पोखर आदि में पानी ना पीने दें। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और स्वस्थ पशुओं को दाना पानी आदि पहले देवें। इसके अतिरिक्त रोगी पशु के संपर्क में आई वस्तुओं की लाल दवा या फिनाइल से सफाई करें। लेकिन यदि इन उपायों को अपनाने के बावजूद भी आपका पशु रोग की चपेट में आ जाए, तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय को रोग की सूचना देवें एवं रोगी पशु का तुरंत इलाज कराएं। पशुपालक भाइयों, यदि आप इन बताए गए पहलुओं को अमल में लाते हैं, तो आप अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के साथ साथ इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लौकी यानी घिया की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक लौकी के उत्पादन के लिए विभिन्न कार्यों को करना जरूरी है। तो आप लौकी की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया विषय विशेषज्ञ प्रांजल सिंह राजपूत से। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं।
किसान भाइयों, आज कद्दू वर्गीय फसलों में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा जो सबसे मुख्य फसल है कद्दू वर्गीय फसलों की, लौकी। और बहुत सारे हमारे किसान भाई इन फसलों को अभी अपने खेतों में लगा भी चुके होंगे और इस समय जो हमारी फसल है वो बढ़वार की स्थिति में है। सबसे ज़्यादा जो हमें इस समस्या होती है या जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचता है इस समय में, वो होता है खरपतवारों के द्वारा। और ये हमारे मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व हों, चाहे हमारे द्वारा दिए गए पोषक तत्व हों, पानी और प्रकाश, इन सभी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा करके ये हमारे पौधे की बढ़वार को कम कर देते हैं, जिसके कारण हमें उत्पादन में बहुत अधिक क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन खरपतवारों को हमें अपने खेतों से निकालना चाहिए और समय समय पे निराई गुड़ाई के कर्षण क्रियाएं जो होती हैं उनके द्वारा इन अपने फसल को बचाकर इन खरपतवारों से रखना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। सिंचाई प्रबंधन हमारे फलों के उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। खासकर गर्मियों के सीजन में जो हमारी खड़ी फसलें रहती हैं उनमें अगर हम सुचारू रूप से सही समय पे सिंचाई प्रदान न कर पाएं तो हमारी फसलों का उत्पादन जो है बहुत कम हो जाता है या ना भी होता है। सामान्यतः जो लौकी की फसल होती है उसमें 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जाती है, परंतु ये जो 3 से 5 दिनों की सिंचाई का अंतराल है ये मौसम और मिट्टी की किस्म, इन सब बातों पे निर्भर करती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फसल में जल भराव ना हो या कमी ना हो, मिट्टी ना फटे। मतलब कमी और अधिकता हमें दोनों चीज़ों को नियंत्रित रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पोषक प्रबंधन की। पोषक प्रबंधन में हमारे किसान भाइयों, आप सभी ने NPK और FIM का बेसल डोज सभी ने दिया है। उसके बाद अभी खड़ी फसल में हमें आवश्यकता अनुसार 19-19-19 जो NPK है उसका 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा 200 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता रहे और उनका विकास और वृद्धि अच्छी हो। इसके बाद अगर हमें आवश्यकता पड़ती है, जब पौधे पुष्पन की स्थिति में हो उस समय हम 05234 PK का जो स्प्रे है वो करें 2 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में, जिससे पौधों में फलन अच्छी हो और अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसी श्रृंखला में अगला जो प्रबंधन आता है वो होता है फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा में हमें जो सर्वाधिक परेशानी होती है वो होती है रेड पंपकिन बीटल नामक कीड़े से। रेड पंपकिन बीटल जो है ये लौकी की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रबंधन हेतु हमें क्लोरोपायरिफास का 20 किलोग्राम का डस्ट जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डस्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा ये हम लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं और उचित होगा कि हम क्लोरोपायरिफास के साथ साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसे भी हम 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इस कीट के अलावा कुछ वातावरणीय रोग जो है वो भी हमें लौकी की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें प्रमुख है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू पौधों की पत्तियों में सफ़ेद पाउडर जैसा जम जाता है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पैदावार पे नुकसान होता है। ये मौसमी कारणों से ज़्यादा होता है, जैसे हमारी खड़ी फसल में पुष्पन के समय जब बादल आते हैं या बारिश हो जाती है, जिसके कारण हमें अक्सर पाउडरी मिल्ड्यू रोग का सामना करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से
स्प्रे बना के घोल कर स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रख के आप अपने फसल की पैदावार को बढ़ाएं और अच्छी उत्पादन प्राप्त करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के किसान बड़ी मेहनत करके अन्न तो उपजा लेते हैं, लेकिन कई बार मंडी में सही भाव नहीं मिलने के कारण अनाज को बाजार में नहीं बेच पाते। इसीलिए वे अनाज का भंडारण करते हैं, लेकिन कई बार कीटों के कारण अनाज खराब हो जाता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए अनाज का सुरक्षित भंडारण किस तरह से करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम से। किसान भाई नमस्कार। उम्मीद है आप सकुशल होंगे और ये जो समय चल रहा है, इस समय हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने खेतों में जो फसल लगाए हैं उसकी कटाई करके और उसके मड़ाई इत्यादि में आप जुटे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो समय आता है वो होता है भंडारण का, क्योंकि जो आप अपनी मेहनत से जो अपने फसल को अपने खेतों में उगाया है वो तो आप अपने जीवन यापन के लिए अपने पास रखते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको आप आने वाले समय के लिए बचा के रखते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी आपने फसल उगाया है खेतों से उसका भंडारण सही तरीके से करें। देश के कुल उत्पादित खाद्यान्नों का 72.5% भंडारण किसानों के घरों में पुरानी एवं परंपरागत विधाओं से अनाज भंडारण किया जाता है, जबकि 27.5% सरकार वैज्ञानिक भंडारण भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से करती है। फसलों की कटाई के बाद अनाज को विभिन्न स्तरों पर क्षति होती है। भौतिक रूप से अधिक ताप या नमी से अनाज को नुकसान होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता में कमी आती है। आमतौर पर कीड़ों द्वारा 2.55%, कटाई मढ़ाई द्वारा 1.68%, सूक्ष्म जीवाणु एवं नमी से 0.68%, चूहों द्वारा 2.50%, पशु पक्षियों द्वारा 0.85%, यातायात से 0.15% तथा प्रसंस्करण से 0.92% क्षति होती है। इस प्रकार लगभग भंडारण ठीक प्रकार न हो पाने के कारण अनाज का लगभग 10% का प्रतिवर्ष नुकसान देश में होता है। तो आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे सुरक्षित भंडारण करें कि ताकि आपका जो फसल है वो बहुत दिन तक सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप मड़ाई करते हैं तो दानों को क्या करें कि कम से कम 4 से 5 दिन तक सन ड्राइंग करें, यानी सूरज की रोशनी में, सूरज की गर्मी में, धूप में उसको सुखाएं और इतना देर तक उसको सुखाएं कि वो पूरी तरह से उसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल निकल जाए, उसमें जो नमी है वो बिल्कुल निकल जाए। आप किसी भी दाने को लेके अपने दांतों के बीच में दबाएं। अगर कट की ध्वनि आती है तो आप समझ लें कि अब आपका जो ग्रेन्स हैं, जो खाद्यान्न, जो भी खाद्यान्न है वो पक के तैयार, सूख के तैयार हो गया है। अब आप इसका सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें, भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। जहाँ भी भंडारण करना है आप पहले तो उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करें। अगर वो कच्चा कंस्ट्रक्शन है मान लीजिए, तो उसको क्या करें कि पहले गोबर से उसको अच्छी तरह से लेप लगाएं उसका, और उसके बाद उसमें नीम की लकड़ियाँ, सूखी हुई नीम की लकड़ियों को ले करके उसमें
जला करके उस जगह पर धुआं करें। धुआं करने का मतलब ये होता है कि जो उससे धुआं करेंगे तो जितने भी विषैले जीवाणु होंगे वो सब उसके प्रभाव में आकर के मर जाएंगे। तो इस तरह से आप उस जगह को पहले तैयार करें जहाँ पे आपको भंडारण करना है। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से अधिक नमी होनी चाहिए। किसी भी खाद्यान्न को आप उस जगह पर सुरक्षित आप रखें, लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि उसमें रखने के पहले उसमें 2-3 चीज़ें, जैसे नीम की पत्ती है, इसको आप पहले खूब अच्छे तरह से सुखा लें और दानों में, खाद्यान्न में मिला करके तब उस जगह पर भरें जहाँ पे आपको स्टोर करना है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि पत्ती के साथ जब आप दानों को मिलाएंगे तो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े जो संभावना है कि अंदर में पनप सकते हैं वो नहीं पनपेंगे और वो आपके खाद्यान्न को सुरक्षित रखेंगे। और भरने के बाद तब उसको पूरी तरह से एयर टाइट करें, यानी बंद करें। बंद करने का मतलब है कि उसमें ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि न बाहर की हवा अंदर जा सके, न अंदर की हवा बाहर आ सके। आप चाहें तो गोबर का लेप लगा के, मिट्टी का लेप लगा करके आप उसको, उस छेद को बंद कर सकते हैं जिधर से आपने दानों को डाला है। रोशन दानों में लोहे या तार की जाली लगाएं, जिससे भंडारण घर में पक्षी प्रवेश न कर सके तथा चूहे भी भंडार गृह में किसी भी प्रकार प्रवेश न पाए। अनाज के थैलों का भंडारण घर की दीवारों से 2 फीट दूर पर चट्टा लगाया जाए, जिससे दीवारों से थैली में नमी न पहुंच पाए। जमीन से उठाने का तात्पर्य ये है कि जब ज़मीन पर रहेगा तो हो सकता है ज़मीन की बहुत सारी नमी जो है वो आपके खाद्यान्न में आ जाएगी, और जब आपको मालूम है कि नमी बहुत बड़ा दुश्मन होता है भंडारण के लिए, तो जैसे ही नमी जब खाद्यान्न में आने लगेगी तो उसके साथ कीड़े पनपना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि ज़मीन से वो ऊपर रहे। और इसमें क्या है कि किसान भाई को हमेशा देखना पड़ेगा कि हमारा जो खाद्यान्न हम रखे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं। इसका हर महीने में एक बार आप उसका निरीक्षण जरूर करते रहें कि आपका खाद्यान्न सुरक्षित है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोरारा, जिला नागौर के कृषक अभिषेक वर्मा ने। आप नींबू के बाग में नींबू की तितली कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अभिषेक वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो नींबू वर्गीय फसलें उन फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है, और यदि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। जो नींबू वर्गीय फसलें हैं इनमें तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला कीड़ा है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई, अंग्रेजी में इसको लेमन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो कीड़ा होता है इसमें 4 अवस्थाएँ पाई जाती हैं। इसमें जब अंडा, इसकी फिर अंडे के बाद इल्ली निकलती है, उससे फिर ये संखी अवस्था में बदल जाती है। इल्ली होती है इसकी जो फसल को खाती है, संखी जो है इसकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है या आप कहें सुसुप्त अवस्था होती है। इसके अलावा वयस्क होता है, वयस्क का काम इसमें प्रजनन करना होता है और जगह जगह अंडे देना होता है। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू की तितली कीट की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये कीट नींबू के बाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में। किसानों की रुचि के अनुसार जो जानने वाली बात ये होती है वो ये है कि नुकसान कैसे करती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो सूढ़ी अवस्था है, इल्ली ये होता है, इसको सूढ़ी बोलते हैं, जो इल्ली वो नुकसान वाली होती है।
ये क्या करती है किसान भाइयों, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप हो जाता है, कोमल पत्तियों और शाखाओं को खाती है और उनको खाकर ये खत्म कर देती है। इनका प्रकोप जब फसलें छोटी होती है, मुख्य रूप से नींबू जब होता है तो उसमें समय प्रकोप होता है, तो उसकी पत्तियां खा लेती हैं। अब जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जो अपने जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना पत्तियों के नहीं हो पाती है। यदि पत्तियों की संख्या कम हो जाती है तो फसलों को फसल की उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इसकी सूढ़ियाँ पूरे पौधे को या पूरा जो वृक्ष है उसको पत्ती विहीन कर देती हैं। तो ये इस तरह से नुकसान पहुंचता है किसान भाइयों। जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो जो पौधा होता है या जो वृक्ष होता है उस पर फल लगता ही नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों को इसको नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नींबू की तितली कीट द्वारा नींबू के बाग को अधिक हानि पहुंचाई जाती है। आप इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब अपन जो किसान भाइयों के इंटरेस्ट है कि इनको किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है जो इनको किसान भाइयों को जो ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाग बगीचों को स्वच्छ रखें, खरपतवार रहित रखें, खरपतवार नहीं लगे हों, जिससे इनका क्या होता है, इनकी बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो खरपतवारों में पलती हैं। सूढ़ी और शंखी इसकी दिखाई देती है ऊपर से, आप इनको हाथ से चुनकर भी नष्ट कर सकते हैं। इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा हो और आपको लगता है कि आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा है और आपकी फसलों में कुछ हानि होगी, तो इसको नियंत्रित करने का उपाय करें। तो इसमें बहुत सारे कीटनाशी दवाइयाँ आती हैं, तो उसमें दवाई डाल सकते हैं। जैसे इंडोक्साकार दवाई होती है, मतलब 500 ml दवा लगती है इसमें 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसमें वृक्षों में जो आप उपयोग करें वो ध्यान रखें कि 5 ml दवा 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें डालें। फिर इसका जो स्प्रे करने वाला पंप उनसे स्प्रे करें। स्पाइनोसाइड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और पहले प्रयास आपका ये होना चाहिए कि बिना दवाइयों के नियंत्रित करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह का प्रयास करें कि बिना दवाइयाँ ना डालना पड़े और कंट्रोल हो जाए। यदि इसके बाद भी आपको प्रकोप दिखाई देता है तो फिर आप दवाइयाँ डालें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।